अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के अंदर महकमा तालीम और महकमा सेहत का बोरिया गोल कर दिया गया है। आप जानते हैं कि तालीम को यानी कि महकमा तालीम को जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो हेल्थ सेक्टर है उसको आउटसोर्स कर दिया गया है। चाहे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिनकी इमरान खान की हुकूमत थी, चाहे जो अभी जो एक कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है पंजाब के अंदर, इसमें महकमा तालीम और महकमा सेहत के ऊपर बजाय कि जीडीपी का जो शेयर है वो बढ़ा दिया जाए, आईएमएफ की शरायत मानकर एजुकेशन सेक्टर में पहले 10,000 स्कूलों को, फिर 10,000 स्कूलों को, और अब थर्ड फेज जारी है, उसमें स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। अभी नेक्स्ट फेज में जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, लड़कियों के कॉलेजेस और लड़कों के कॉलेजेस, उनको आउटसोर्स किया जाएगा। और मीन वाइल आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि पंजाब भर में जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनको करीबी यूनिवर्सिटियों का हिस्सा बना दिया गया है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को शहर के अंदर 5 कॉमर्स कॉलेजेस दे दिए गए हैं, बल्कि सरगोदा डिवीजन के अंदर। इसी तरह जो बखर की थल यूनिवर्सिटी है उसको कुछ कॉमर्स कॉलेज एक दो दे दिए गए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी को, और इस तरह जो जितनी पंजाब के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उनको कॉमर्स कॉलेजेस उनके साथ अटैच कर दिए गए हैं। और जो कॉमर्स कॉलेज पहले चल रहे थे उनके अंदर चूंकि एडमिशन कम था, तो गवर्नमेंट ने ये एक स्टांस लिया कि चूंकि यहाँ पे एडमिशन कम हो रहे हैं कॉमर्स कॉलेजेस में, लिहाजा उनको यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बना के, यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस बना के उनको यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिया गया। और वहाँ के जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, ये एक अलग वीडियो में हम उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो महकमा तालीम, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर एजुकेशन लेवल हो, उस पे अब चूंकि एडमिशन भी कम होना शुरू हो गए हैं, टीचर्स भी जो है उनको, जो स्कूल से गवर्नमेंट के उनको आउटसोर्स कर दिया गया है। तो अब महकमा तालीम का कोई पुरसान हाल नहीं है। अब एजुकेटर की भर्तियां कह लें, या टीचर्स की भर्तियां कह लें, या लेक्चरर की भर्तियां कह लें, ये एक दूर का ख्वाब नजर आती है। शायद अल्लाह करे कि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट आए और वो ये सोचे, लेकिन उसके लिए उसको कड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा आईएमएफ की तरफ से कि आप कैसे मैनेज करेंगे इन टीचर्स को। और अगर कोई टीचर भर्ती होते भी हैं फ्यूचर में, तो उनको टेम्पोररी बेसिस पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती किया जाएगा। उनकी कभी भी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी लीव इनकैशमेंट नहीं होगी, और उनको हमेशा डेली वेजेस की बुनियाद पे, जैसे STIs होते हैं, स्कूल टीचिंग इंटर्नीज, इस तरह उनको भर्ती किया जाएगा कि महीने की आपकी पे होगी 40,000, 16 स्केल में, 17 स्केल में। इस टाइम जो STA की तनख्वाह है वो 45,000 है, और गर्मियों की छुट्टियों में आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। महीने में आपकी 2 छुट्टियां होंगी कैजुअल लीव, अगर 2 से ज्यादा छुट्टियां करेंगे तो आपकी तनख्वाह कटेगी। और अगर आप बीमार हैं तो वो टाइम पीरियड जो है उसमें कोई आपका हेल्थ अलाउंस या आपका मेडिकल नहीं होगा, बल्कि वो छुट्टियां आपकी, उसकी तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। यूं एजुकेशन सेक्टर का अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। कल मेरा अपनी फैमिली के साथ जाना हुआ बखर के एक छोटे से नवाई कस्बे बेहल में। बेहल में मैंने देखा कि जहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर था, वहां पे अब मरियम नवाज सेंटर बन चुका है। अब मैंने जब पता किया कि उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ था किसी डॉक्टर का, डॉक्टर शहजाद नजीब का, तो वो एक प्राइवेट डॉक्टर है। अब प्राइवेट डॉक्टर ने उसको आउटसोर्स कर लिया, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर ने अप्लाई किया और उनको मेडिकल स्टोर जो है, पूरा जो रूरल हेल्थ सेंटर था उनके नाम कर दिया गया। प्राइवेट टीचर कह लें या गवर्नमेंट से पेश कर लें, गवर्नमेंट डॉक्टर कह लें, यानी कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर, आई एम नॉट श्योर कि वो जो डॉक्टर शहजाद नजीब थी वो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट है, लेकिन अब वो जो रूरल हेल्थ सेंटर है बेहल का, अब वो गवर्नमेंट का नहीं रहा बल्कि आउटसोर्स कर दिया गया है। गवर्नमेंट उनको 8 लाख रुपया, एक बेसिक हेल्थ यूनिट जितने भी पंजाब के हैं उनको आठ, वो मुख्तलिफ डॉक्टरों को दे दिया गया है ठेके के ऊपर। सादा अल्फाज में आउटसोर्स का मतलब शायद आप में से बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे। आसान अल्फाज में, ले मैन की लैंग्वेज में, अब जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको भी ठेके पे दे दिया गया है। अब गवर्नमेंट जो है वो एक एक महीने में उनको 8 लाख रुपए देती है। 8 लाख रुपए में उन्होंने वहां पे 2-3 नर्सें अरेंज करें, मिडवाइफ अरेंज करें, वहाँ डॉक्टर खुद अरेंज करें, वहाँ खुद वो मेडिसिन दें, और 8 लाख रुपया गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, जिसके ऊपर पहले कई लाख लगते थे। गवर्नमेंट अब वो काम 5 से 8 लाख रुपए में करती है। अब महकमा हेल्थ के अंदर जो मेरे वैसे दो छोटे भाई, दो डॉक्टर हैं। अब एक वक्त था जब डॉक्टर्स, किसी फैमिली में किसी बच्चे का या बच्ची का डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा मार्का समझा जाता था। अब जो बच्चे MBBS करके आ चुके हैं, चाहे वो मेरिट पे करके हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से करके हैं, चाहे वो चाइना से करके हैं, चाहे वो काजाकिस्तान से, आई मीन रशियन स्टेट से करके हैं, कहीं से भी अगर आप MBBS करके आए, तो अब आपको या तो प्राइवेट से अपना क्लिनिक खुद ओपन करना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है, बल्कि आपको एडहॉक बेसिस पे 1 साल के लिए भर्ती किया जाता था। गवर्नमेंट ने
एक आप कह सकते हैं कि उनको लॉलीपॉप दिखाया डॉक्टर्स को कि आपको हम लम सम के ऊपर लेंगे और आपकी तनख्वाहें जो है वो 2.5 लाख से 2 से 2.5 लाख रुपए होगा। और अगर आपका 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपकी तनख्वाह 3 लाख तक होगी। लेकिन वो भी एक सिर्फ लॉलीपॉप था। एक्चुअली चूंकि मेरे छोटे भाई खुद डॉक्टर हैं, उनको अपने घरों से दूर मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करवाने का कहा गया। लोगों ने अप्लाई किया और उनकी पे जो है वो वही चल रही है ऑलमोस्ट जितनी वो पहले मेडिकल ऑफिसर के तौर पर लोग लिया करते थे। घरों से भी दूर है। जो ऊपर कंट्रोल या मॉनिटरिंग है, जो चेक्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। डॉक्टर जो जहां बैठा हुआ है उसके ऊपर कैमरा नस्ब है। डॉक्टर अगर अपनी सीट से उठकर जाता है इवन की वॉशरूम में भी, तो फौरन लाहौर से कॉल आ जाती है कि फलां कैमरे के अंदर जो डॉक्टर पहले बैठा था वो अब नहीं है, पता करें वो कहाँ पे है। और उसका फौरन चार्जशीट उसके ऊपर निकलती है, उसके ऊपर शो काज आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हेल्थ सेक्टर का भी अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं कि वो कैंडिडेट्स जिनकी मास्टर हो चुकी है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, उनको अब कहाँ जाना चाहिए, किस फील्ड के अंदर रिस्क ढूंढना चाहिए, कहाँ पे अपना करियर बिल्ड करना चाहिए। तो ये वीडियो करियर काउंसलिंग के हवाले से इंतहाई यूजफुल होने जा रही है। पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान पूरे के अंदर बिल अमूम, ये पूरी जो स्टेट है, ये जो रियासत है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेट गैरिजन स्टेट बन चुकी है। ये सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी है। ये मिलिट्री स्टेट बन चुकी है। ये पुलिस या पुलिस आप कह सकते हैं कि पुलिस ओरिएंटेड स्टेट बन चुकी है। यहाँ पे डंडे का जो है वो राज है। यहाँ पे पुलिस का राज है। यहाँ पे फोर्सेस का राज है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक सिविल मार्शल लॉ की कैफियत है। ना आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे तो आप अंदर कर दिए जाएंगे। और अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं भी करता तो उसके ऊपर महंगाई के तूफान जो है आए रोज आपको पता है कि बम गिरता है। जो पेट्रोल 150 रुपए का भी हुआ करता था और लोग उसके ऊपर भी नालां थे पीटीआई के दौर में। आई एम अबव एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पेट्रोल 150 रुपए पे हुआ करता था और लोग कहते थे कि ये हमारे ऊपर बिजली बन के गिर रहा है, बम बन के गिर रहा है, अब वो 150 से कहाँ पहुंच चुका है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि पेट्रोल हर घर की जरूरत है। हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होता है, लिहाजा हर किसी को पेट्रोल के चार्जेस का पता है। पेट्रोल के चार्जेस बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, और पेट्रोल के चार्जेस के पीछे जो बहाना बनाया जा रहा है कि वो ईरान इसराइल अमेरिका की वार थी और वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमतें कभी 150 से दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगी, मुझे नजर नहीं आती। अब महंगाई के इस दौर में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे जो दोस्त है, हमारे जो भाई हैं, उनको किस सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढनी चाहिए। चूंकि ये मिलिट्री स्टेट बन चुकी है, चूंकि ये गैरिजन स्टेट बन चुकी है, चूंकि ये सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी है पाकिस्तान, लिहाजा पुलिस की जॉब्स जहां पे हमेशा आती रहेंगी, पैरा फोर्स की जॉब्स हमेशा पंजाब में हमेशा आती रहेंगी, और स्पेशल ब्रांच की जॉब्स हमेशा आती रहेंगी, एफआईए की जॉब्स हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। तो एफआईए हो, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो। वैसे एंटी नारकोटिक फोर्स से याद आया कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, लाहौर के अंदर एंटी नारकोटिक फोर्स का जो इम्तिहान हुआ और उसमें जो बद इंतजामी नजर आई, वो उसको देख के अल हफीज अल अमान, दिल अल हफीज और अल अमान कहता रहा कि वहां पे जितनी मिसमैनेजमेंट हुई, कैंडिडेट सुबह पहुंचे वहां पे, और वहां पे ना कोई बैठने की जगह थी, बहुत गर्मी थी शदीद, वहां कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी, और जो कॉन्फिडेंशियल शीट्स थी वो स्टूडेंट्स लेके पूरे लाहौर में घूम रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि आप एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी, टीचर्स की जॉब्स आएंगी या लेक्चरर्स की जॉब्स आएंगी, आपको या डॉक्टर्स की जॉब्स आएंगी। आपको इस टाइम अगर किसी जॉब का हिस्सा बनना चाहिए तो वो पुलिस की जॉब्स का हिस्सा बनना चाहिए। पंजाब पुलिस, स्पेशल ब्रांच, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी, पैरा फोर्स, अगर हम नेशनल लेवल फेडरल लेवल पे बात करें तो एफआईए हो गया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो गया, इसी तरह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको जॉब्स का हिस्सा बन जाना चाहिए ताकि आप बेरोजगार ना रहें। अब हम आ जाते हैं कि अगर आप फोर्सेस की जॉब से नाला हैं, या आप फोर्सेस की जॉब से आ, दिल बर्दाश्त हैं, आप चाहते हैं कि आप फोर्सेस की जॉब का हिस्सा ना बने, आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आप अपने घरों के करीब पोस्टेड हों, या आप सिविल जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मेरी बेस्ट एडवाइस है, एक बेहतरीन मशवरा है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रेजुएशन या मास्टर कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में, कि आप लोगों को
तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, ये तीनों जो जॉब्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आती हैं। पंजाब के अंदर बिल खसूस और पाकिस्तान के अंदर बिल अमूम अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, अगर किसी डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशनिंग है, अगर किसी डिपार्टमेंट में आपकी से है, अगर किसी डिपार्टमेंट में आपकी रिकग्निशन है, अगर किसी डिपार्टमेंट में आपका सिक्का चलता है, अगर किसी डिपार्टमेंट में होने से आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होने से आप अपने खानदान का, अपना, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बच्चों का, अपनी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, एम्पावरमेंट कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होके अपने लिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने खानदान, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अगर आप आसानियां पैदा कर सकते हैं, तो वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको महकमा माल कहा जाता है, उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की और पटवारी की। पटवारी की जॉब्स अगरचे अब कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी अरसा लगेगा, बल्कि कई साल लगेंगे, बल्कि डेकेड्स लगेंगे पटवारी की पोस्ट को लेस इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए। यानी पटवारी की पोस्ट इन्फ्लुएंशियल थी, है और रहेगी। पटवारी प्रमोट होता है कानून को, जिसको हम गर्दावर कहते हैं, बट आगे कानून को या गर्दावर जो प्रमोट होता है तो नायब तहसीलदार बनता है, नायब तहसीलदार प्रमोट होता है तो तहसीलदार बनता है, तहसीलदार प्रमोट होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोट होता है तो वो डीसी बनता है। तो अगर आप सीएसएस या पीएमएस, सारे कैंडिडेट्स उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो सीएसएस के 12 पेपर दें, पीएमएस के 12 पेपर दें। सीएसएस फेडरल लेवल पे यानी पाकिस्तान लेवल पे मुकाबले का इम्तिहान होता है, और पीएमएस जिसको हम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं, वो पंजाब लेवल पे मुकाबले का इम्तिहान होता है। पीएमएस करके भी जो लोग क्वालिफाई होते हैं, वो लोग असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं या सेक्शन ऑफिसर बनते हैं 17 स्केल पर, फिर बाद में वो डीसी तक पहुंच जाते हैं, डीसी की इवन के सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो लोग सीएसएस करके आते हैं, वो 12 ग्रुप्स में उनका हिस्सा बनते हैं, 12 ग्रुप्स का। रेलवे है, उसमें ऑफिस ग्रुप है, उसी तरह डीएमजी ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप है, इस तरह और भी काफी डिपार्टमेंट, लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट भी है, मिलिट्री कंटोनमेंट डिपार्टमेंट। तो सीएसएस और पीएमएस के लिए हर साल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के चारों सूबों से 30-40 हजार लोग अप्लाई करते हैं, और उसकी सीटें कितनी होती हैं? 200 से 300 की। अब 40 हजार लोग मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, और 200 से 300 सीट्स होती हैं। तो उसमें जो एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि 12 पेपर होते हैं, हर पेपर को क्वालिफाई करना होता है, और हर पेपर को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना होता, बल्कि हर पेपर में 60% से अबव नंबर लेने होते हैं। फिर जाके आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और जब आप क्वालिफाई टेस्ट कर भी लेते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू में जाके आप सिर्फ 200 लोगों को एलोकेट किए जाते हैं, बाकी लोग जो है वो अनएलोकेटेड रह जाते हैं, अगर से उनका टेस्ट पास होता है। ये सिचुएशन पीएमएस में भी है और सीएसएस में भी है। तो जब आप 12 पेपर क्वालिफाई करने की सलाहियत नहीं रखते, या हिम्मत नहीं रखते, या वक्त नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका एक अल्टरनेटिव मैं आज आपको देता हूं कि अगर आप सीएसएस और पीएमएस का इम्तिहान देने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, सीएसएस की लाइफ में तीन चांसेस होते हैं, पीएमएस की भी लाइफ में तीन चांसेस होते हैं। और पीएमएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो 35 साल तक कर सकते हैं, 21 से 35 साल। सीएसएस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 21 से 32 साल तक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, वो 21 से 30 साल तक सीएसएस कर सकते हैं, और 21 से 30 साल तक वो पीएमएस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीएसएस और पीएमएस की ट्राई करते रहे और नहीं कर पाए, या आप समझते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की सीटों पे अप्लाई करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने मास्टर किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं, या आप बीएस कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं। आपको पटवारी की पोस्ट, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पोस्टों की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तहसीलदार जो है, 2022 में जो तहसीलदार भर्ती हुए थे सिर्फ 2 पेपर दे के, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं विद इन 5 ईयर्स। और वो जब असिस्टेंट कमिश्नर 5-6 साल गुजारेंगे, फिर वो आगे डीसी के ओहदे तक पहुंच सकते हैं, जब मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन सकते हैं, या सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, और बहुत सारी उनकी डेपुटेशंस होती हैं। इसी तरह जो नायब तहसीलदार 2022 में भर्ती हुए थे, अब वो प्रमोट होकर तहसीलदार बन चुके हैं विद इन 5 ईयर। इसी तरह जो पटवारी होते हैं, पटवारी जब भर्ती किए जाते हैं, तो पटवारी 2020 में आई थिंक सो भर्ती हुए थे, अगरचे वो प्रमोट अभी तक नहीं हुए, लेकिन अब वो प्रमोशन की उनकी ड्यू है, विद इन 1 ईयर वो प्रमोट हो जाएंगे। पटवारी से वो कानून को गर्दावर बन जाएंगे, और गर्दावर के बाद उनकी पोस्टिंग आगे हो जाएगी नायब तहसीलदार के तौर पे। जहां पे तहसीलदार नहीं बैठा होता, वहां पे नायब तहसीलदार तहसीलदार का काम कर रहा होता है। इवन कि जहां पे तहसीलदार की पोस्ट नहीं होती, अगर वहां नायब तहसीलदार भी नहीं बैठा, तो वहां पे गर्दावर या कानून को जो है वो तहसीलदार की जॉब कर रहा होता है। और तहसीलदार की अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, तो यकीन करें
एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक डीसी जो है वो तहसीलदार की फंक्शनिंग, तहसीलदार की सपोर्ट, तहसीलदार की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तहसीलदार की अदम मौजूदगी में तहसीलदार एक एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक डीसी अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते। ये इतनी पावरफुल जॉब है, यूं कह सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी का राइट हैंड होता है एसी, किसी डीसी का राइट हैंड वैसे एसी होता है, एसी का राइट हैंड तहसीलदार होता है। तो अगर कहीं पे एसी छुट्टी पे है तो तहसीलदार जो होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पे। तो अगर आप तहसीलदार की जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, या नायब तहसीलदार की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, या पटवारी की सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि पटवारी भी बहुत कम अरसे में प्रमोट होकर कानून को गर्दावर बनता है, और आगे वो प्रमोट होकर नायब तहसीलदार बनता है, और आगे प्रमोट होकर तहसीलदार बनता है। यानी पटवारी भर्ती होकर आप तहसीलदार बन सकते हैं, तहसीलदार पर भर्ती होकर आप डीसी बन सकते हैं, और नायब तहसीलदार भर्ती होकर आप इवन के असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एसी डीसी का ख्वाब अगर आप देखते हैं या सिविल जॉब चाहते हैं, तो आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की सीटों की तैयारी करनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है, रेज हो रहा है कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारी की सीटें कब अनाउंस होंगी। पहली बात सुन लें कि 2022 में जो तहसीलदार भर्ती हुए थे वो अब एसी बन चुके हैं, यानी असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, लिहाजा तहसीलदार की सीटें खाली पड़ी हैं। जो लोग 2022 में नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे उनमें से 50% लोग जो हैं वो तहसीलदार बन चुके हैं, लिहाजा नायब तहसीलदार की बहुत सारी सीटें खाली हो चुकी हैं। और जो पटवारी भर्ती हुए थे 2020-22 में के दरमियान में, आई थिंक 2020 में भर्ती हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो पटवारी है उनकी प्रमोशन ड्यू है, वो 2026 के एंड तक वो प्रमोट हो जाएंगे कानून को और गिरदावर के तौर पे। कानून को और जो गिरदावर होते हैं वो एक ही चीज होती है, फील्ड में अगर वो होता है तो उसको हम गिरदावर कह रहे होते हैं, और अगर ऑफिस में बैठा होता है तो उसको हम कानून को कहते हैं। दफ्तर उसका कानून को होता है, लेकिन जब वो फील्ड में जॉब करते हैं तो उसको हम गिरदावर कहते हैं। तो जो पटवारी हैं वो जब प्रमोट हो जाएंगे गिरदावर के तौर पे या कानून गो के तौर पे उसको हम कहते हैं, तो पटवारी की बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की जो सीट्स हैं वो 2026 के आखिरी क्वार्टर में आ जाएंगी, अनाउंस हो जाएंगी। इन केस अल्लाह ना करे, खाकम बदन, अगर तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की और पटवारी की सीटें 2026 के आखिरी क्वार्टर में अनाउंस नहीं होती, एडवर्टाइज नहीं होती, तो 2027 का साल जैसे ही लगेगा पहले क्वार्टर में चांसेस हैं कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की सीटें एडवर्टाइज हो चुकी होंगी, उसके ऊपर लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी का के बारे में, खास तौर पे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 2022 में तहसीलदार के सिर्फ दो पेपर हुए थे। एक जीके का पेपर हुआ था, जैसे पीपीएससी का पेपर होता है, 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस पेपर, और दूसरा पेपर उनका इंग्लिश एमसीक्यूज बेस पेपर हुआ था, जिसमें इंग्लिश की सारी चीजें थी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिवाइज पैसिवाइज, और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसमें गलत दुरुस्त फिक्रात, एमसीक्यूज बेस पेपर था। लेकिन 2022 के बाद जो तहसीलदार भर्ती हो गए थे, अब 2023 में तहसीलदार की जो सीटें आई थी उसमें चार पेपर रखे गए तहसीलदार के भी, और चार पेपर रखे गए नायब तहसीलदार के। अब बहुत से लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि नायब तहसीलदार के सिर्फ दो ही पेपर होंगे। ऐसी कोई न्यूज नहीं है पीपीएससी की तरफ से। जब तक पीपीएससी खुद अनाउंस नहीं करता कि तहसीलदार के नो दो पेपर होंगे या नायब तहसीलदार के दो पेपर होंगे, तहसीलदार के चार ही पेपर होंगे, नायब तहसीलदार के चार ही पेपर होंगे, ये माइंड में रखिए, क्योंकि पीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तहसीलदार के चार पेपर कौन से होंगे? एमसीक्यूज बेस पेपर जीके का, एमसीक्यूज बेस पेपर रेवेन्यू लॉस का, जिसमें 3 एक्ट होते हैं, और दो पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे, सब्जेक्टिव पेपर होंगे, एक इंग्लिश ऐसे का और एक उर्दू ऐसे कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग का। तो ये दो पेपर सब्जेक्टिव और दो पेपर ऑब्जेक्टिव, तहसीलदार के लिए भी और नायब तहसीलदार के लिए भी। तहसीलदार 16 स्केल का ऑफिसर होता है, जो एक तहसील के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, महकमा माल का, महकमा रेवेन्यू का, जिसको चीफ रेवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता है। तो तहसीलदार के लिए भी चार पेपर और नायब तहसीलदार के लिए भी चार पेपर। और जो पटवारी की पोस्ट है, दो इससे जो पहले पटवारी भर्ती हुई थी 2020 2022 के दरमियान में, उन लोगों का सिर्फ वो उनकी भर्ती पीपीएससी के थ्रू नहीं हुई थी, उनको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से, यानी डीसी के ऑफिस की तरफ से, डीसी ने साइन किए, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से एडवर्टाइज हुआ, और वो लोग आए और उनका वॉक इन इंटरव्यू हुआ और वो भर्ती हो गए, और उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अंदर। हर तहसील के अंदर एक एसी ऑफिस होता है और उसके अंदर उनकी टाइपिंग टेस्ट हुआ था। अब बहुत से लोग कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि पटवारी की अगर भर्ती है जो आने जा रही है, उसमें क्या टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, और वो भर्ती एसी ऑफिस से होगी या पीपीएससी के जरिए होगी। तो 90% चांसेस हैं, जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड है कि पीपीएससी पेपर लेगा, और वो एक पेपर होगा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर पीपीएससी के। इन केस अगर पीपीएससी के जरिए तहसीलदार की अपना पटवारी की भर्ती नहीं होती, तो फिर पटवारी की भर्ती होगी उसी तरह
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से, और उनके लिए टाइपिंग टेस्ट उनका होगा। इंग्लिश का भी हो सकता है, उर्दू का भी हो सकता है। टाइपिंग स्पीड आपको पता है, जैसे 45 वर्ड्स पर मिनट आपको एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, उर्दू के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। तो जो कैंडिडेट्स पटवारी की सीट की तैयारी कर रहे हैं, वो हिफ्स मा तकद्दम प्रिकॉशनरी तौर पे इंग्लिश और उर्दू की टाइपिंग के लिए अपना हाथ सीधा करते रहें, ताकि उनकी 45 वर्ड्स पर मिनट एटलीस्ट उर्दू की भी और इंग्लिश की टाइपिंग हो, अगर एसी ऑफिस से भर्ती होती है। लेकिन चांसेस ज्यादा ये हैं कि तहसीलदार पटवारी की जो सीटें होंगी वो पीपीएससी के जरिए एडवर्टाइज होंगी, जैसे तहसीलदार की और नायब तहसीलदार की पीपीएससी के जरिए एडवर्टाइज होती हैं। और पटवारी का एक ही पेपर होगा, और उसको पेपर को हम क्या कहेंगे, जीके का पेपर होगा, जैसे पीपीएससी पेपर कंडक्ट करती है, जिसमें उर्दू भी होता है, इंग्लिश भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, इस्लामिक स्टडीज भी होता है, पाकिस्तान स्टडीज भी होता है, कंप्यूटर साइंस भी होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी जैसे पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि उनका, अगर पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करती है, कि उनका टाइपिंग का भी टेस्ट भी होगा, उर्दू का, इंग्लिश का। बल्कि जो एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें पीपीएससी के जरिए एडवर्टीजमेंट पीपीएससी में ये लिखा हुआ होगा पटवारी के लिए कि वो कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब क्या है, उनको कंप्यूटर का नो हाउ होने चाहिए, कि कंप्यूटर को बूटिंग कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे करते हैं, बेसिक नो हाउ होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब कि खानदा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेंड कैसे करते हैं, और थोड़ी बहुत अलाइनमेंट और जूमिंग और ये सब कुछ चीजें। तो अगर आप लोग पहले टाइपिंग जानते हैं, तो उर्दू की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग के ऊपर हाथ सीधा करते रहें, ताकि पटवारी की सीटें आए। अगर एसी ऑफिस के जरिए आती हैं, तो आपको टाइपिंग आती हो, इंग्लिश भी और उर्दू भी, और तेज टाइपिंग होनी चाहिए। उसी की बेसिस पे इंटरव्यू हो जाता है, और उसके बाद लोग भर्ती हो जाते हैं। लेकिन चांसेस ज्यादा है कि पीपीएससी के जरिए पटवारी की भर्ती की जाएंगी, और जीके का पेपर होगा। लिहाजा आप लोगों को हिफ्स मातकदम जो इम्तियाज शहद की किताब है, या आईबीएस इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम की जो किताब है, जिसमें पास पेपर है 2019 से लेकर 2026 तक के जो पास पेपर है, वो पढ़ते रहें। और जो टेस्ट पॉइंट डॉट पी के, या पाक एमसीक्यूज डॉट कॉम, या डान एमसीक्यूज, या एग्जाम वेडा से कंप्यूटर के और मैथमेटिक्स के और उर्दू के, इंग्लिश के, पाकिस्तान स्टडीज के, इस्लामिक स्टडीज के, और करंट अफेयर के एमसीक्यूज और इंटरनेशनल करंट अफेयर के एमसीक्यूज देखते रहिए। जहांगीर वर्ल्ड टाइम का जो मैगजीन आता है, उसकी पीडीएफ कॉपीज भी फिर रही होती हैं। हर महीने उसका जहांगीर वर्ल्ड टाइम का एक मैगजीन आता है, जिसके एंड के ऊपर करंट अफेयर होते हैं और जीके के कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो आप देखते रहे। तो जीके के पेपर की तैयारी इस तरह तैयारी रखें। और अगर आप तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर मैंने बताया सब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए, उर्दू वैसे एंड कंपोजिशन एंड प्रेसी की तैयारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नायब तहसीलदार के लिए भी और तहसीलदार के लिए भी इसी तरह। नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए जो दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जीके का जो पेपर होता है, और जो रेवेन्यू लॉज का पेपर होता है, जिसमें 3 एक्ट होते हैं, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये जो 3 एक्ट होते हैं, इनकी इनकी बुनियाद पे एमसीक्यूज बेस पेपर होता है रेवेन्यू लॉज का, नायब तहसीलदार के लिए भी और तहसीलदार के लिए भी। तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों के लिए जो चारों पेपर हैं, जीके का पेपर, रेवेन्यू लॉज का पेपर, इंग्लिश ऐसे राइटिंग और उर्दू ऐसे राइटिंग के, इन चारों पेपर की तैयारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मुझसे रब्ता करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा। जो पहला कमेंट होगा, उसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पोस्टर नजर आएगा। उस पोस्टर में आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, आप मुझसे रब्ता करके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इवन के पटवारी के टेस्ट की तैयारी के लिए, जीके के पेपर की तैयारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इंग्लिश ऐसे राइटिंग, इंग्लिश ऐसी की कोचिंग के लिए, इंग्लिश ऐसे राइटिंग की एवेल्युएशन के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट की इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या पीएमएस या सीएसएस के इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश ऐसे की कोचिंग और एवोल्यूशन के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी आने वाली वीडियो में मैं एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए और अपने से जुड़े हुए लोगों का। तब तक अपनी आने वाली वीडियो की जब तक मैं अपनी आने वाली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।